नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस्मत चुगताई उर्दू फिक्शन का वो मुमताज मारूफ नाम जिसका शुमार जदीद उर्दू कहानियों के 4 अहम सुतूनों में किया जाता है। वैसे तो उर्दू अदब में इस्मत चुगताई का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनका नाम आते ही एक मुनफरिद और दिक्कत पसंद खातून का खाका हमारी नजरों के सामने घूम जाता है। इस्मत हमारे अहद की बहुत मकबूल नावल निगार, अफसाना निगार और कहानीकार हैं। उनकी सारी जिंदगी अफसानवी अदब की खिदमत में बसर हुई। उन्होंने कई कामयाब नावल और मुतादिद यादगार अफसाने लिखकर हमारे अदब के सरमाए में बेशकीमत इजाफा किया। उनके कलम में वो ताकत है जो मुआशरे को एक अंदाज़े फिक्र फराहम करता है। उन्होंने कहा था, ये कलम मेरा दोस्त भी है और मेरा जरिया माश भी। मैं इसके जरिए किसी को भी बुला सकती हूँ और किसी पर भी बात कर सकती हूँ। उन्होंने वाकई अपने कलम से मुख्तलिफ किरदारों को जन्म दिया और शायद ही कोई ऐसा इंसानी जज्बा हो जो इस्मत से अछूता रहा होगा। इस्मत के पास उनका सबसे अचूक हथियार था, उनका कलम। इस्मत चुगताई की पैदाइश 1915 में उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुई, मगर उनकी परवरिश जोधपुर में हुई, जहां उनके वालिद सरकारी मुलाजिम थे। वो अपने वालिदैन की 10 औलादों में से 9वीं थीं, और चूंकि उनकी बड़ी बहनों की शादी इस्मत की कम उम्री में हो गई थी, तो उनका ज्यादातर बचपन अपने भाइयों के साथ शोखियों में गुजरा। उनकी जिंदगी का यही वो रोशन पहलू था जिसने उनकी फितरत और तहरीर दोनों को बेबाक बनाया। 1936 में जब वो बीए कर रही थीं, तो लखनऊ में उन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफों की अंजुमन की पहली मीटिंग में शिरकत की। बीए के बाद उन्होंने अलीगढ़ से बीएड किया और 2 डिग्रियां हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी मुस्लिम खातून बनी। इस दौरान उन्होंने खुफिया तौर पर लिखना शुरू कर दिया। जिन दिनों वो अलीगढ़ से बीएड कर रही थीं, तो इस दौरान उन्होंने कई एक छोटे छोटे ड्रामे लिखकर क्लास की लड़कियों से स्टेज करवाए। इन ड्रामों में वो बर्नार्ड शॉ से इतनी ज्यादा मुतासिर थीं कि लड़कियां उन्हें बर्नार्ड शॉ कहकर चढ़ाती थीं। 1939 से 1941 तक उन्होंने जोधपुर में राजमहल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया और फिर बाद में मुंबई में स्कूलों की इंस्पेक्टर बना दी गईं। इसके बाद उनका जादुई नगरी का सफर शुरू हुआ और कुछ अरसे बाद वो इस्मत चुगताई से इस्मत आपा कहलाने लगी। हिंदुस्तान की और उर्दू अदब की ख़ास तौर से चौथी दहाई है हमारी इस सदी की, उसमें उर्दू अदब में जिन लोगों ने अपनी तहरीरों से और ख़ास तौर से अफसाने के मैदान में अपने कमालात का मुजाहरा किया, उनमें इस्मत चुगताई का नाम सर फहरिस्त है। हम जो 3-4 नाम लेते हैं उसमें मंटो, बेदी, कृष्ण और उसके साथ साथ इस्मत चुगताई का नाम भी आता है। तरक्की पसंद अदबी तहरीक से अगर ये 4 अफसाना निगार निकाल दिए जाएं तो तरक्की पसंद अदबी तहरीक ही नहीं, उर्दू अफसाने के पास कुछ नहीं बचेगा। इस्मत चुगताई का कमाल ये है कि इस्मत चुगताई ने ज़िंदगी के को बहुत करीब से देखा, और जैसे कि दूसरे अफसाना निगारों ने अपने अफसाने में ज़िंदगी को एक ख़ास नहज से पेश किया, उनके सामने एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के तहत उनको अपनी तहरीरों को सजाना, संवारना और पेश करना था। इस्मत ने किसी एजेंडा के बगैर लेकिन बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट तौर पर तरक्की पसंद
नज़र रखते हुए ज़िंदगी की तल्ख सच्चाइयों को, ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों को, समाज को और समाज में दरपेश मुख्तलिफ़ तबक़ों के मसाइल को अपने अफ़साने में पेश किया। 1938 में इन्होंने अपना पहला अफसाना बचपन लिखा और वो बचपन साक़ी में शाया हुआ पहली बार 1938 में। और 1936 से अलीगढ़ तरक्की पसंद तहरीक शुरू होती है। तो वो ज़माना तो तरक्की पसंद तहरीक के उरूज का ज़माना था। और न सिर्फ ये कि सभी लोग उसकी तरफ माइल हो रहे थे, बल्कि एक फैशन सा बन गया था कि हर लिखने वाला, हर अदीब अगर वो तरक्की पसंद नहीं है तो वो पुराना माना जाता था, आउटडेटेड माना जाता था। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी ये कि इनका मिजाज शुरू से यही था। असमत चुगताई का मिजाज कि किसी का इस्तेसाल हो रहा है, जब वो धोबन को पिटते हुए देख रही हैं, उसके ख़िलाफ़ भी उनके दिल में एहतजाज पैदा हो रहा है और उसके ख़िलाफ़ भी नफ़रत पैदा हो रही है। और उनके साथ, अपने साथ जो तफरीक घर में बरती जा रही है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज, तो वो तो उनका मिजाज था। और जब वो माहौल मिला और वैसे लोग मिले तो कुदरती तौर पर वो उसकी तरफ माइल हो गई और उस तरह से अपने अफसाने लिखने लगें। और आप जानते हैं कि पहली कहानी के बाद इन्होंने जो लिखा तो उनका ड्रामा था। उन्होंने जो लिखा वो एक ड्रामा लिखा, यानी ड्रामे की तरफ भी माइल थी वो काफ़ी ड्रामा। और आगा हश का दौर गुजर चुका था। आगा हश के बाद आगा हश की वजह से हिंदुस्तान में ड्रामे का काफ़ी उरूज हो चुका था। तो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब भी ड्रामा लिख रहे थे। धानी बाकी इनका बहुत ही मशहूर ड्रामा है असमत चुगताई का। तो इन्होंने ड्रामे भी बहुत अच्छे लिखे हैं। लेकिन थोड़ी सी कमी इन लोगों के ड्रामे में ये रह गई, जितनी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए लोग थे, जाहिर है सभी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए लोग एक अफादी अदब की तख्लीक कर रहे थे कि जिससे समाज का फ़ायदा हो, समाज के दबे कुचले लोग के अंदर कुछ शऊर जागे और वो अपने इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ बुलंद कर सकें। इसमत चुगताई उर्दू ज़बान की महफिलों की कंदील थी। वो कहती थी ये हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है कि यहाँ सांपों को भी लोग दूध पिलाते हैं, जो जहर देने वाला है उसको भी दूध पिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये इतना अजीम मुल्क है। इस अजीम मुल्क में आकर मैं रही, है ना। वो अपना चुगताई ख़ानदान से थी और क्या जब उनके भतीजे आते थे 6-6, 7-7 फुट लंबे, इतने ऊंचे और खूबसूरत, तो आपा अरे इधर बैठ मुन्ना, इधर बैठ बिल्लू, इधर बैठ। ये एक उनका घर का नाम अपना चुन्नी था। तो क्या हुआ, शाहिद भाई से जब मुलाकातें शुरू हुई तो इनकी अम्मा को पता चल गया। तो अम्मा ने उनके भाई को भेजा, उसका नाम चुन्नू था, इनका नाम चुन्नी। तो आके कह लगा, अरे चुन्नी ये क्या कर रही हो? कहली क्या कर रही हूँ, ये शाहिद इतना शरीफ सा, तुमसे कोई बलिश्त भर छूटा ही होगा, उससे तुम शादी कर रही हो। कली मान ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। मेरे पति उनको कहते, आप तो मेरी माँ भी हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी हैं और मेरी बहन भी है, आप सब कुछ है। वो घर में आती थी तो यूँ लगता था जैसे घर भर गया है। जब से वो गई हैं तब से घर फिर नहीं भरा। बस आपा भी एक जैन परिवार से थी और परिवार के अंदर कैसे उन्होंने कसमकस और खींचतान के बीच से एक नई सोच अपनी विकसित की, नई सोच में लोगों को ढालने की भी कोशिश की। और तत्कालीन उस समय उस दौर के हिंदुस्तानी समाज की जहनियत में रोशन ख्याल विचारों को लाने की कोशिश की। इस लिहाज से औरत के सवाल को उन्होंने यद्यपि बहुत जगह केंद्रीय सवाल बनाया, लेकिन सिर्फ औरत का सवाल नहीं है। मेहनत कश लोगों के प्रति हमदर्दी और मेहनत कश लोगों की सच्ची मुक्ति, इसका सवाल भी उठाया। देश की आज़ादी का सवाल भी उठाया, अपने दिमाग को बदलने का सवाल भी उठाया। और जिस देसी जुबान में वो लिखती हैं, उस देसी जुबान में केवल अरबी फारसी के अल्फाज नहीं हैं, उसमें हिंदी के अल्फाज भी हैं, उसमें अवधी के हैं, भोजपुरी के हैं, ब्रज भाषा के हैं। तो हिंदी उर्दू क्षेत्र की बोलियों ने उर्दू साहित्य को भी सींचा है और हिंदी साहित्य को भी सींचा है। और इस लिहाज से जो इनका कथा साहित्य है, कुर्तुलैन हैदर का इनका, और शायरी में फैज़ अहमद फैज़, जान निसार अख्तर, मजाज, साहिर लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी,
इन सब लोगों ने पूरे अदब की तस्वीर बदल दी। और अदब की जो तस्वीर इन लोगों ने अपने ज़माने में बदली, वो आज भी बदली हुई है। आज कोई आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म के सहारे या अमेरिकी सांस्कृतिक हमले की वजह से उसको बदलने की कोशिश करे, उस जहनियत में बदलाव लाने की कोशिश करे, वो संभव ही नहीं। देखिए, जहाँ तक उर्दू की मशहूर अफसाना निगार इस्मत चुगताई का ताल्लुक़ है, तो उर्दू में जो अफसाने का अहद ज़र्री रहा है, जो गोल्डन पीरियड रहा है, वो तरक्की पसंद तहरीक का ही था। और उसमें ख़ास तौर से 3 अफसाना निगार, मर्दों में और एक ख़ातून में इस्मत चुगताई, ये उस तहरीक के पिलर थे। कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो। इस्मत चुगताई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उन्होंने मंटो की तरह बहुत ही बेबाकी से मसाइल को लिया, ज़िंदगी को समझा, और उनके मौज़ूआत हालांकि दरून खाना अपने घर के अंदर ख़ास तौर से मुतवस्सित तबके की जो ख़वातीन थीं, उनकी बोलचाल, उनके मसाइल, उनकी तहज़ीब उस पर मरकूज़ था, लेकिन उनका विज़न बहुत बड़ा था। और वो छोटी छोटी बातों में ऐसी बातें तलाश कर लेती थीं जिनकी वक्ती अहमियत चाहे कम हो, लेकिन देर पा बहुत होता था। यही वजह है कि उनका अफसाना और उनके नावल आज भी उसी तरह रिलीवेंट हैं, उनका जवाब है। इसमें चुगताई का एक अफसाना चौथी का जोड़ा, जो मैं समझता हूँ कि उनका शाहकार अफसाना है। इस अफसाने में उन्होंने मौजू जिस तरह से बयान किया है, वो तो कमाल का है ही। अब किसका चौथी का जोड़ा बन रहा है? हकीम साहब की लड़की का है। हाँ, वो तो मैं देखते ही समझ गई थी, किसी बड़े आदमी की बेटी का ही होगा। बड़ा कीमती कपड़ा है, बड़े एहतियात से कटाई करनी पड़ेगी इसकी। तुम्हें क्या मुश्किल है, हजारों चौथी के जोड़े काट और सी चुकी हो। अरे शब्बन, अब तो आंखें भी बूढ़ी हो चली हैं और हाथ भी। भाई क्या पकाया है? आलू की तरकारी। आलू की तरकारी? जरा देखूं। क्या खुशबू फूट रही है। खाला, खाना खा के जाना। अब और कहाँ जाऊंगी, दिन भर यहीं तो पड़ी रहूंगी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। इस अफसाने में कई मनाजिर ऐसे आते हैं जहाँ मुसन्निफ बयान करते करते कहानी रावी के हाथ से एकदम से किरदार के हाथ में चली जाती है, और जो उसका मरकज़ी किरदार है, उसकी छोटी बहन हमीदा बयान करने लगती है, और हमीदा की सोच गोया के रिवायत बनती है, नरेशन बनता है। और वो सोच, उसकी जो तवील सोच है, वो उसी की ज़बान से अदा हो सकती थी। लेकिन कहीं ऐसा मौका आया जब हमीदा के साथ उसके घर में रहने वाला एक मेहमान, जिसका के रिश्ता उसकी बड़ी बहन से तय हो रहा था, उसके साथ जब वो इस्तेहसाल करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो वहाँ हमीदा का फर्स्ट पर्सन बयान करना छोड़ देता है और मुसन्निफ अपने हाथ में वो पूरा सीन ले लेता है। और वहाँ महसूस होता है कि अरे, अभी तो रिवायत जो कुछ बयान हो रही थी, वो तो एक किरदार के ज़रिए से हो रही थी, अब मुसन्निफ खुद अब बयान करने लगा। तो इस तरह की टेक्निक को समझना, कहाँ हमें किससे बयान करवाना है, ये वाकई इसमें चुगताई को कमाल हासिल था। इस्मत चुगताई का दायरा-ए-कार महदूद होने के बावजूद उनके कलम का कैनवस बहुत वसी था। इस्मत की ज़बान उनकी सबसे बड़ी तवानाई है। जिनसी हकीकत निगारी भी इस्मत के नावलों और अफसानों की सबसे नुमाया खुसूसियत है। उन्होंने इस पर खूब बेबाकी से लिखा। उन्होंने कई ड्रामे, सफरनामे और फिल्मों की कहानियां भी लिखी, जिन्हें अदाकार भी पसंद करते। चौथी का जोड़ा, बच्चू फूफी, मुकद्दस फर्ज, जहर और कल्लू उनके शाहकारों में से हैं। हलवा खिला दो राहत को। बाजी, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? अच्छा जा, एक बार और, इसके बाद कभी नहीं कहूंगी, और कहने के लिए जिंदा रहूंगी भी नहीं। ऐसी बातें मत करो बाजी, मैं जाऊंगी। मैं आज ही राहत भाई के पास हलवा लेके जाऊंगी। शायद मौलवी साहब की बात सच हो जाए और वो तुम्हारे गुलाम बन जाए। फूफी अम्मा, आपकी अब्बा से लड़ाई क्यों हो गई?
घर में पूछो तो कोई कुछ बताता ही नहीं है, सब कहते हैं आप सिड़न है। सारा जहर तेरे अम्मा और बाबा का के मुंह से कोई अच्छा बोल सुना है? नहीं, मगर ऐसा क्यों है? तेरी अम्मा हमेशा से अपने मैके वालों को पालती रही। पिताजी, प्रणाम पिताजी। ये कौन है? जी ये आपकी बहू है। जी हाँ, हमने शादी कर ली है। ये अनवर सिद्दीकी साहब की बेटी समीना सिद्दीकी है। मैं नहीं मानता इस शादी को। जुबैर, बेटे इधर आइए तो। बेटे ये आपकी आंटी हैं, इन्हें आदाब करो। आदाब। अरे तो चांद है, मेरे वालिद के भी था, इनके वालिद के भी था। हमारे बच्चों के लिए नहीं। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हैं आप। मुझे पहचाना? कमाल है, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं तो आप सब लोगों को पहचानता हूं, और सच पूछिए तो कभी भूला ही नहीं, खास करके आपको। सलीमा जी, आपको याद है एक गंदा सा लड़का हुआ करता था, फटे पुराने कपड़ों में घूमता रहता, सबसे पिटता रहता था। कल्लू नाम था उसका। हाँ याद है। ये वही खाकसार है। उनकी शादी से सिर्फ 2 महीने पहले उनकी कहानी लिहाफ मंजर-ए-आम पर आई, जिसने उन्हें एक इनकलाबी मुसन्निफा की पहचान दी। मैं जिस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1965 में आया, और उस वक्त मैंने क्लास 4 में मुंतज़की में दाखिला लिया, तो यहाँ जिन फ़नकारों के और जिन अदीबों के नाम मशहूर थे, उनमें सादत हसन मंटो, अली सरदार जाफरी, मजाज या इस्मत आपा थी। और इस्मत आपा का नाम बड़ी इज़्ज़त से लिया जाता था, और आज भी हम लोग उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से उनका नाम लेते हैं। और ख़ास तौर से जो अलीगढ़ियों का तबका है, उसमें आज भी बहुत पॉपुलर है। उस ज़माने में उनके कुछ अफ़साने थे जो बगावत के लिहाज से जो है, जो उन्होंने ज़माने से बगावत करके लिखे। उसमें ख़ास तौर से उनके एक अफ़साने का तज़किरा हुआ करता लिहाफ। वो उन्होंने आज से 40-45 साल पहले जो भी लिखा था उस ज़माने में, आज लोग उसकी नकल करते हैं। बस ये होता था कि उनके अफ़सानों में वल्गरिटी नहीं हुआ करती थी, जबकि उस ज़माने में उनको वल्गर कहा जाता था कि वल्गर लिखती हैं। हालांकि उनके अफ़सानों में बिल्कुल भी वल्गरिटी नहीं होती थी। उस ज़माने की जो ज़माने में जो कुछ होता था, उसके ऊपर उन्होंने कलम उठाया और उससे मशहूर हुई जो है। और उनमें बहुत सी खसूसियात थी जो दूसरे उनके हम असरों में देखने में नहीं आई। मैं तो सोचता हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि इस्मत आपा को जानते रहे हैं, उनसे मिलते रहे हैं, और वो हम जैसे छोटे लेखकों को भी बहुत तरजीह देती थी अपने ढंग से। वो शायद एक पहली लेखिका हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने एक ख़ास किस्म की इमोटिव लैंग्वेज तैयार की थी। ये वो इमोटिव लैंग्वेज थी जो कि सोशल रिलेशंस को रेखांकित करती थी, अंडरलाइन करती थी। ये वो लैंग्वेज है जो कि पर्सनल रिलेशंस को अंडरलाइन करती थी। ये वो है जो हमारी सोसाइटी में उन बहुत ही कहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को खोलती थी। इस्मत चुगताई उभरी तो तरक्की पसंद तहरीक के साथ एक अफसाना निगार की हैसियत से, लेकिन उर्दू में अफसाना निगारी की रवायत बहुत पहले से थी, और ख़ुसूसन औरतों में बहुत लोग ऐसे हुए जिन्होंने उर्दू में अफसाने, नावल वगैरह लिखे। प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने की दुनिया ही बदल दी थी। उन्होंने हकीकत पसंदी की तरफ एक रुझान शुरू किया। इस्मत चुगताई ने दरअसल इसी सिलसिले को जारी रखा, और तरक्की पसंद तहरीक के असर से उन्होंने एक नया रवैया अख्तियार किया, यानी
अदब का मकसद दुनिया को बदलना है, अदब का मकसद एक पैगाम पहुंचाना है, अदब का मकसद उन हालात में मदाखलत करना है जो सदियों से हमारे मुल्क में चले आ रहे हैं। उन्होंने खुसूसन औरतों की तरफ तवज्जो दी और औरतों की ज़िंदगी जो कि हमेशा से कुछ मर्दों के ज़ेर साया दबी कुचली रही है और उनके इख्तियारात समाज में पहले भी बहुत कम थे, आज भी बहुत कम है। इस्मत चुग़ताई ने उसको मद्देनज़र रख कर कोशिश इस बात की कि जो हकीकी ज़िंदगी है औरतों की, घर की चार दीवारी के अंदर या बाहर जहाँ भी औरतों को देखा जाए, वहाँ उन पर जिस किस्म की मजबूरियाँ तारी हैं और उन मजबूरियों की बिना पर औरतों के जो किरदार बन गए हैं, उनमें एक तरह की पस्ती और अंदर अंदर की घुटन और साथ ही साथ एहतजाज की लय सब कुछ मौजूद है। तो क्यों न इस पूरी सूरत हाल को पेश किया जाए। चुनांचे इसके लिए ज़रूरत थी बड़ी जुरतमंदी की, एक औरत के लिए लिखना और फिर औरतों की ज़िंदगी के उन ढके छुपे पहलुओं के बारे में लिखना जिनका महफिल में ज़िक्र तो क्या लोग जिसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते थे, उनको अफसाने और नावल में उजागर करना और इस तरह उजागर करना कि लोग चौंक जाएं और एहसास करने लगें कि भाई हमारी सोसाइटी में ये भी हो रहा है, हमारे ख़ानदानों में ये भी होता है और हमारी औरतें, हमारे ख़ानदान की वो औरतें जो बज़ाहिर और बाहर दुनिया में एक शराफत का लबादा पहने हुए निकलती हैं, उनके अंदर अंदर क्या हो रहा है। यानी वो शराफत के ख़िलाफ़ वो बातें नहीं हैं, लेकिन जिस समाज में घुटन हो उसमें जो सब कुछ होता है वो उनके यहाँ भी हो रहा है। चुनांचे उसकी एक सच्ची अक्कासी और फिर सच्ची अक्कासी सिर्फ वाक़यात की ही नहीं, बल्कि जिस ज़बान में इस्मत चुग़ताई ने लिखा वो ज़बान भी अपने एतबार से बिल्कुल नई और एक तख्लीकी ज़बान थी। अलीगढ़ के ज़माने में इस्मत की मुलाकात शाहिद लतीफ़ से हुई, जो वहाँ एमए कर रहे थे। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वो रिश्ता-ए-इज़्दिवाज में बंध गए, जिसके बाद उनके 2 बेटियां हुईं। घरेलू जिंदगी में उलझने के बावजूद इस्मत ने लिखना नहीं छोड़ा और इज़्दिवाजी जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने अपनी अदबी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाईं। अपने शौहर शाहिद लतीफ़ के साथ इस्मत चुग़ताई ने 12 फिल्मों की कहानियां लिखी और 5 फिल्में आज़ादाना तौर पर बनाईं। अलीगढ़ में दौरान तालीम उनकी अब्दुल्ला गर्ल्स हॉस्टल की जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही, जिसने उन्हें मजीद मजबूत और पुरएतमाद बनाया। उस जमाने में अंगारे नाम का रिसाला शाये होता था, जिसे पढ़ने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि उसमें एक आजाद तर्ज फिक्र का भी सभी मवाद मौजूद होता था। इस्मत ने भी उसका मुताला किया और अपनी सोच को सभी बंदिशों से आजाद बनाया। प्रगतिशील लेखक संघ का उद्घाटन प्रेमचंद ने किया, अध्यक्षता की उन्होंने। सज्जाद ज़हीर, महमूद ज़फ़र, रशीद जहां इत्यादि जो तमाम नौजवान थे, मुल्कराज आनंद, उनका उन्होंने नेतृत्व किया। और बाद में जो ये पीढ़ी इस्मत आपा की, कुर्तुल हैदर की, रज़िया सज्जाद ज़हीर की उसमें शामिल हुई, उसमें इस्मत आपा का जो पूरा व्यक्तित्व है और जो उनका लेखन है, उसमें जितनी समानता, उसमें जितना एकाकार रूप है कि जैसा वो लिखती हैं, जैसा उनका जितनी पैनी दृष्टि है समाज पर और जितना इंसानी जज्बा है उनके अंदर और जितने उनके आज़ादी के और देश के आगे बढ़ाने के और समाज को बदलने के जो सरोकार हैं, और वह उनके पूरे व्यक्तित्व में भी, उनके पूरे व्यवहार में भी झलकता है। इस्मत आपा उन लेखकों में से नहीं थी जिनका लेखन एक बात कहता है पर उनका जो व्यवहार है, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो रहन सहन है वो भिन्न तरीके का हो। उनके बारे में जो हमने बहुत सारे संस्मरण पढ़े हैं, जो उनके बारे में जो उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है, कागजी है पैरहन में या टेढ़ी लकीर में भी माना जाता है कि उनका अपना आत्मवृत्त उसमें आ गया है, तो उससे ये पूरी बात सिद्ध होती है और कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उनकी जो ईमानदारी थी और जो उनका साहस था और जो उनका काम करने का की जो धुन थी, वो सब
जैसा कि टेढ़ी लकीर की शम्मन के चरित्र में हम देखते हैं और जो उनकी अन्य रचनाओं में हम देखते हैं, वह पूरे तौर पर आज के हम जो प्रगतिशील जनवादी लेखक और कार्यकर्ता हैं, उनको इस्मत आपा एक हमारी बहुत बड़ी विरासत हैं और वो हमारी रोल मॉडल हैं, और उनके साथ उनकी प्रेरणा लेकर ही आज के संकट के समय, आज की चुनौतियों भरे समय में हम उसी तरह, उसी प्रतिबद्धता, उसी साहस और उसी ईमानदारी के साथ जो है अपने कामों को करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के सभी भारतीय भाषाओं की तरक्की पसंद तहरीक की वो एक बहुत बड़ी, बहुत नुमाया रचनाकार हैं और वो हमारा विरसा है, हमारी विरासत। अस्मत आपा ने शुमाली हिंद के और बतौर ख़ास अवध और उसके कुर्ब जवार के जो मुस्लिम मतवस्सित घराने थे, उनकी ख़वातीन और उनकी लड़कियों के मसाइल और उनके मामलात पर जिस बेबाकी और जिस फ़नकाराना अंदाज में रोशनी डाली है, वो बहरहाल अपनी जगह, लेकिन हम उन्हें एक बागी अफसाना निगार के नाम से याद करेंगे। अस्मत आपा के अफसानों में जो असर आफरीनी और जो दूरअंदेशी और गहराई तक झांक लेने की ताकत और दिलों में उतर जाने वाली सच्चाई है, वो बहुत कम अफसाना निगार ख़वातीन में पाई गई है। आपा की बातें करते रहो, पर ये बात है कि जब भी मैं उनको याद करती हूँ, मैं खुशी होती हूँ। मुझे ये नहीं लगता आपा चली गई हैं, कहीं मुझ में भी समाई है। इत्तेफाक की बात है, एक बार वो आई, 2-3 दिन रही, तो कहने लगी कि मैं जा रही हूँ अलीगढ़, तुम्हारे लिए साड़ी बनवा के ले आऊँ। मैंने कहा ले आई, तो ये कपड़ा मेरे पास पड़ा था तो मैंने दे दिया, साड़ी बनवा के लाई। फूल ही फूल खिल गए मेरे घर में। चीज़ों की कितनी उम्र होती है और आदमी की कोई उम्र नहीं। हालांकि उनकी भी कोई उम्र नहीं है, क्योंकि अपने लफ्ज़ों में, अपनी कहानियों में कौन लिख सकता है बच्चों फूफी, कोई नहीं लिख सकता ऐसी कहानी। सभी कहानियाँ उनकी लाजवाब है। आपा हमेशा अपनी कहानियाँ, हिंदुस्तान की कहानियाँ लिखती थी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। अक्टूबर सन 1991 में इस्मत आपा अपने लातादाद मद्दाहों को अलविदा कहकर इस दुनिया फानी से हमेशा हमेशा के लिए कूच कर गईं। अपनी सवाने को उन्होंने कागजी है पैरहन उन्वान दिया। फनकार चला जाता है, मगर उसका फन हमेशा जिंदा रहता है। अपनी बेबाकी, आजाद ख्याली और इंसानी जज्बात को कागज पर बाअसर तरीके से उतारने के हुनर के सबब इस्मत आपा प्रेमचंद के बाद की दौर की कहानी की तारीखी इमारत में कृष्णचंद्र, बेदी और मंटो के साथ चौथे सुतून की हैसियत से आज भी